बचपन से ही पहले उन्होंने सब शास्त्र वेद ज्ञान सब अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। शुकदेव वेद व्यास जी से पूछते हैं कि पिताजी, ये गुरु क्या होते हैं? ये कौन है जिनके ना होने से मुझे वैकुंठ में परमिशन नहीं मिली? उन्होंने कहा, गुरु वो होते हैं जो तुम्हें ज्ञान और बहुत सी ऐसी चीज सिखाते हैं। हम में होती तो है, मगर वो जागृत दोबारा करते हैं। ये बहुत महान ऋषि हुए। आपने सबने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम शुकदेव जी था। खुद वेद व्यास जी के पुत्र थे और बचपन से ही पहले उन्होंने सब शास्त्र वेद ज्ञान सब अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। जब वो गर्भ से बाहर आए तो उनको ऐसा कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी। वो एक संत की तरह ही रहते थे। बचपन से कह सकते हैं कि एक बाल ब्रह्मचारी की तरह रहते थे, दुनिया से दूर, डिटैच्ड, बस अपने पाठ पूजा और उनकी रूटीन वेद व्यास जी के साथ ही थी। उन्होंने अपने पिता को जो करते देखा, इतने ज्ञानी, महान ज्ञानी। एक दिन उनका मन होता है कि मैं वैकुंठ जी के पास जाके मिलूं। वो पिताजी से अनुमति लेते हैं और वैकुंठ पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि विष्णु भगवान तो मुझे वेलकम करेंगे। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके द्वारपाल उनको वहाँ रोक देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वेद व्यास जी का पुत्र हूँ, अंदर जाके आप मेरा मैसेज दे देंगे, शुकदेव जी आपके दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। हमें मालूम है आप कौन हैं। हमें ये भी पता है कि आप में बहुत ज्ञान है। हम ये देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, मगर द सैड पार्ट इज कि हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि आपका अभी तक कोई गुरु नहीं है। उन्होंने कहा गुरु क्या होता है? द्वारपाल चुप हो जाते हैं। इन एनी केस शुकदेव जी वापस आ जाते हैं और वेद व्यास जी से पूछते हैं कि पिताजी, ये गुरु क्या होते हैं? ये कौन है जिनके ना होने से मुझे वैकुंठ में परमिशन नहीं मिली? उन्होंने कहा, गुरु वो होते हैं जो तुम्हें ज्ञान और बहुत सी ऐसी चीज सिखाते हैं। हम में होती तो है, मगर वो जागृत दोबारा करते हैं। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आपके लिए जो बेस्ट गुरु रहेंगे, सबसे श्रेष्ठ, वो राजा जनक हैं। आप उनके पास जाइए और प्रेम पूर्वक उनसे दीक्षा लीजिए। थोड़ा सा उनको अजीब लगता है कि एक राजा होकर वो मुझको क्या सिखाएंगे। तो उनके मन में थोड़ी सी प्राइड आ जाती है, स्लाइट टेस्ट ऑफ प्राइड। वेद व्यास जी उस प्राइड को देख लेते हैं पर बोलते कुछ नहीं। कहा, जब मैं कह रहा हूँ ना वो आपके लिए श्रेष्ठ हैं, तो आप जाइए, एक बार मिल तो लीजिए। शुकदेव जी जाते हैं, वहाँ जाते हैं। जब पहुँचते हैं दरबार पर, देखते हैं इतना भव्य महल, सुंदर स्वर्ण के दरवाजे हैं उसके, सुंदर सुंदर दृश्य उनको दिख रहे हैं। वो अंदर से बिल्कुल वैरागी थे शुकदेव जी बचपन से। उनको ये दृश्य देखते ही थोड़ी सी घबराहट हुई एंड ही सेड कि दिस कांट बी माय गुरु। इतना मटेरियल वर्ल्ड, मैं तो इसको झेल नहीं पाऊंगा। वो वापस आ जाते हैं। अपने पिता के पास फिर जाते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं तो उनसे मिला भी नहीं, मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, बट आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। उन्होंने कहा, नहीं, जाइए, आप मिलिए तो सही। सेकेंड डे वो फिर जाते हैं दूसरी बार। इस बार जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि राजा जनक अपनी रानी के साथ गार्डन में बैठे हैं एंड बातचीत कर रहे हैं एंड मौसम का लुत्फ उठा रहे थे।
उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल सांसारिक है राजा, ये मुझको क्या सिखाएंगे, मैं तो और आगे में जाना चाहता हूँ, ये तो खुद सांसारिक है। आई डोंट थिंक, ही सेड आई डोंट वांट टू कनेक्ट विद हिम। वापस आ जाते हैं। ऐसे वो 12 बार वो जाते हैं वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं, रिक्वेस्ट भी नहीं करते द्वारपाल को। जब 12वीं बार वापस आते हैं ना वो अपने पिताजी के पास, वेद व्यास जी के पास, फिर पूछते हैं, पिताजी ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर वेद व्यास जी ने उनको बोला, देखो बेटे, आपके पास 14 संभावनाएं हैं। इट्स लाइक यू हैव इम्पोर्टेंट गेटवेज 14। कहते हैं उसमें से आपने 12 तो खत्म कर दिए, अब आपके पास सिर्फ 2 बचती हैं संभावनाएं। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो थोड़ा डर जाते हैं कि वेद व्यास जी कौन थे, उनको पता है उनके पिता कौन है। अगर उनके मुख से ये बात निकल रही है सो इट मीन्स समथिंग। इस बार वो रिजॉल्व के साथ जाते हैं कि अब मैं कोई संशय लेके नहीं जाना चाहता, अब मैं थोड़ा सरेंडर में जाता हूँ, तभी मेरे को गुरु मिलेंगे। इस बार जब वो जाते हैं तो द्वारपालों को बोलते हैं कि मैं राजा जनक से मिलना चाहता हूँ, उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या मेरा मैसेज आप अंदर पहुँचा देंगे। तो जब वो वहाँ खड़े होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि राजा जनक तो भागते हुए आएंगे और मुझे अपने शरण में ले लेंगे या फिर मुझे अंदर लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। द्वारपाल उन्हें कहा कि आप यहीं रुकिए, हम मैसेज देकर आते हैं। अंदर जाते हैं, राजा को बताते हैं कि शुकदेव जी आए हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा उसको बोलो मेरा आदेश है कि जहाँ है वहीं खड़ा रहे, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा वो अंदर नहीं आ सकते। ओके। उनको मैसेज मिल जाता है, वो वहीं खड़े रहते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, बिना खाए पिए वो वहीं खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं। 4 दिन हो जाते हैं और वो वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पे सारे सब जगह का कचरा इकट्ठा होता था। सो इट वॉज अ फिल्दी प्लेस, काइंड ऑफ अ स्मेल भी थी और सारा कूड़ा भी वहीं पे हर रोज़ वहीं पे गिर रहा है, बट वो वहीं खड़े रहते हैं। राजा जनक ने 4th डे पूछा अब क्या हो रहा है वहाँ पर, वेजी कहाँ है वो। तो उन्होंने कहा वो तो वहीं जहाँ आपने बोला था वहीं खड़े हैं, वो कचरे के पास खड़े हैं एंड पूरी तरीके से मैले हो चुके हैं। राजा जनक ने कहा ठीक है, अब आप उनको अंदर लेकर आइए, उनको अंदर लाइए, नहलाइए, उनको नए वस्त्र दीजिए और फिर मेरे पास लेकर आइए। सो उनको तैयार किया जाता है, राजा जनक के पास ले जाते हैं। राजा जनक उनको देखते ही बहुत ज़्यादा ऐसे प्यार नहीं दिखाते, सिर्फ बोलते हैं देखिए आप आए हैं, मुझे बहुत खुशी है, आपके आने की खुशी में मैंने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, आप जाइए इनको एंजॉय करिए पहले। तो भेज देते हैं। तो ऐसे कक्ष में भेजते हैं जहाँ पे बहुत सी रानियाँ होती हैं, यू नो फूड एंड वाइन एंड एवरीथिंग जो राजमहल में होता है। इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है सुखदेव जी को। कहते हैं मैं कहाँ फंस गया, मैं तो गलत जगह आ गया, मैं पहले ही सोच रहा था मैं गलत जगह आ गया, ये तो प्रूफ है कि मैं गलत जगह हूँ। सो इन एनीवे पूरा दिन निकल जाता है, फिर वो मैसेज सुखदेव जी पहुँचाते हैं कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू सी राजा जनक। फिर मैसेज पहुंचता है तो उन्होंने कहा अच्छा वापस लेके आई हूँ उनको। बैठते हैं तो वो अपने मन की बात बोल देते हैं कि देखिए मैं ये सब भोग करने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ आपको गुरु बनाना है, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मेरा मन इन सब चीज़ों में नहीं लगता है। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो आप एक काम करिए कि वो ना ऐसे ऑयल से भरा हुआ एक डोंगा उनको दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप थोड़ी देर और विचरण करके आइए, इस बार मैं आपको किसी के पास नहीं भेज रहा हूँ,
आप पूरे शहर में घूमिए और देखिए, एंजॉय कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। और ये आपको देखना है कि इसमें से एक ड्रॉप भी ऑयल नीचे नहीं गिरना चाहिए। सर ओके, दिस इज इजी फॉर हिम, कि सिर्फ देख कर आना है। और जैसे ही वो मुड़ते हैं ना, वो अपने सिपाही को बोलते हैं, अगर एक बूंद भी ऑयल इसमें से गिरी तो इनका सर काट देना। एंड सुखदेव जी वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ? तो जब जान पे आती है तो फिर करना है। तो वो जाते हैं, पूरा दिन लगाते हैं, पूरा शहर घूमते हैं, बड़े ध्यान से उसको देखते रहते हैं पूरा टाइम, एंड वापस लाते हैं, आके चरणों में रख देते हैं। राजा जनक उनसे पूछते हैं, कैसे लगे हमारे अरेंजमेंट्स? कैसा लगा आपको हमारा एंटरटेनमेंट? कहते हैं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मेरा सारा ध्यान तो इस बोल पे था। तो उन्होंने कहा, आपको क्या महसूस हुआ? कहते, महसूस यही हुआ कि बस मेरा तो ध्यान इसी में था, मैं और कुछ देख ही नहीं पाया। कहते, यही मैं आपको समझाना चाहता था। आप अभी उस स्थिति में हैं कि आप अगर एक चीज़ पे ध्यान करेंगे तो आप दूसरी छोड़ सकते हैं, छूट जाएगी आपसे। कहते, और मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं हर समय अपने भगवान से कनेक्टेड होते हुए भी सारे कार्य काज करता हूँ। कहते हैं कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, इसीलिए वेद व्यास जी ने आपको मेरे पास भेजा है कि दुनिया में रहते हुए हमें अपने परमात्मा से, हमारे गुरु से हर क्षण कैसे कनेक्टेड रहना है। सो इट रियली टच्ड माय हार्ट, इजंट इट नाइस, कि हम कैसे भूल जाते हैं ना, ज़रा सा कुछ अच्छी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है, हम क्रेडिट लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ जी, दिस इज बिकॉज ऑफ मी। सो इट्स अ नाइस thoughtful story